अगर मैं तुमसे कहूं कि पेरिस की सबसे मशहूर नदी के नीचे एक ऐसा राज छिपा है जो सामने आते ही हजारों लोगों की चीखें गूंज उठती हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है, भीड़ तालियों से गूंज रही है, सैकड़ों तैराक नदी में कूद चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ठीक उनके नीचे मौत मुंह फाड़कर बैठी है। और जब वो सामने आती है तो पूरा पेरिस खून से लाल हो जाता है। आखिर ये खौफनाक सच क्या है और कौन बचेगा इस शिकारी से? जानने के लिए देखो अंडर पेरिस का ये दमदार रिकैप। पर सावधान, ये कहानी तुम्हें आखिरी सेकंड तक चैन से नहीं बैठने देगी। कहानी शुरू होती है एक रिसर्च जहाज से, जिसे उत्तरी प्रशांत महासागर में इकोलॉजिकल सर्वे के लिए भेजा गया है। इस मिशन की लीडर है नायिका सोफिया। उनका मकसद है एक टैग की हुई ग्रे ब्लू शार्क को ट्रैक करना, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में सबकी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। 4 गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। वह शार्क जो पहले सिर्फ 2 मीटर लंबी थी, अचानक 7 मीटर की हो चुकी थी। सोफिया स्क्रीन पर यह देख दंग रह जाती है, मानो कुछ गड़बड़ हो गई हो। इतनी बड़ी शार्क देखकर सब सहम जाते हैं, मगर एक टीम मेंबर हिम्मत करता है उसे दोबारा टैग करने की। जैसे ही उसने सिग्नल डार्ट छोड़ा, टैगिंग तो सफल रही, लेकिन शार्क ने उन चारों पर भयानक हमला कर दिया। सोफिया ने यह सब देखा तो घबरा गई और तुरंत हथियार लेकर पानी में कूद पड़ी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने साथियों के बिखरे हुए शरीर देखे और समझ गई कि शायद सब मारे जा चुके हैं। तभी मछली पकड़ने वाले जाल में उलझी हुई वह विशाल शार्क अचानक सामने आ धमकी और सोफिया को गहराई में खींच ले गई। दबाव इतना बढ़ा कि उसके कान के पर्दे फट गए। दर्द से झटके में होश आया तो उसने जल्दी से टखने में फंसा जाल काट दिया और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकल पाई। 3 साल बीत गए, अब सब कुछ बदल चुका है। एफिल टावर के पास सीन नदी के किनारे 2 नौजवान खेल खेल में पानी से चीजें निकाल रहे थे। पहले उन्हें एक साइकिल मिली, लेकिन दूसरी बार उन्होंने पानी से एक बम खींच निकाला। पुलिस तुरंत पहुंच गई और जांच से पता चला कि यह बम द्वितीय विश्व युद्ध का बचा हुआ था। उधर सोफिया अब अपनी जिंदगी बदल चुकी थी। वह एक्वेरियम में गाइड का काम करती थी। उस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और वह पुरानी यादों को भुला देना चाहती थी। लेकिन घर लौटते वक्त उसे मीका नाम की लड़की ने रोक लिया। मीका एक पर्यावरण संगठन से जुड़ी थी जो समुद्री जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता था। उन्होंने हाल ही में उस ग्रे ब्लू शार्क का पुराना सिग्नल फिर से ट्रैक किया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह शार्क अब समुद्र छोड़कर सीन नदी की ओर बढ़ रही थी। मीका चाहती थी कि सोफिया अपने अनुभव का इस्तेमाल करके शार्क को वापस समुद्र में लौटा दे, मगर सोफिया को यह सब नामुमकिन लगता है। उसे यकीन था कि यह वही शार्क नहीं हो सकती और इस मिशन को पूरा करना एक सपना ही होगा। बातचीत बिगड़ गई और सोफिया वहां से चली गई, लेकिन घर लौटकर भी उसके दिमाग में 3 साल पहले का वह डरावना हादसा बार बार गूंजता रहा। उसी दिन सोफिया ने अनमने मन से अपनी पुरानी कंप्यूटर खोली। जब उसने शार्क का सिग्नल ट्रैकर चालू किया तो हैरानी की बात यह थी कि ग्रे ब्लू शार्क सचमुच सीन नदी के किनारे दिखाई दी और अब सीधा पेरिस के सिटी सेंटर की ओर बढ़ रही थी। मीका सही कह रही थी। यह देखकर सोफिया घबरा गई। अगर इस शार्क को समय पर नहीं रोका गया तो अक्सर नदी में नहाने या तैरने वाले लोग खतरे में पड़ सकते थे। स्थिति की पुष्टि करने के लिए सोफिया सिग्नल के पीछे पीछे नदी किनारे पहुंची। सामान्य तौर पर ग्रे ब्लू शार्क मीठे पानी में जिंदा नहीं रह सकती। सोफिया ने सोचा शायद सिग्नल वाला टैग गिरकर यहाँ बहकर आ गया होगा। कुछ देर बाद वह एक बेघर व्यक्ति की झोपड़ी के पास पहुंची, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने देखा एक छोटा कुत्ता नदी की तरफ भौंक रहा था, मानो उसका मालिक नदी में गिर गया हो। सोफिया ने तुरंत समझ लिया कि अगर टैग बस बहकर आया होता तो वह धारा के साथ नीचे जाता, उल्टी धारा में नहीं आता। और आसपास की गंध और माहौल साफ दिखा रहा था कि नदी में सचमुच शार्क है। अगले दिन सोफिया फिर से नदी किनारे गई और देखा कि शार्क अब भी उसी इलाके में घूम रही थी। तभी उसे पुलिस का फोन आया। पता चला कि सीन नदी की रिवर पुलिस ने एक लाश बरामद की है। यह पुलिस नदी की निगरानी और गश्त के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए उन्होंने तुरंत सोफिया को, जो समुद्री जीवों की विशेषज्ञ रह चुकी थी, और मीका को, जो समुद्री जीवन से अच्छी तरह वाकिफ थी, बुलाया। लाश पर पड़े दांतों के निशान देखकर साफ हो गया कि हमला ग्रे ब्लू शार्क ने ही किया था। सोफिया ने तुरंत पुलिस प्रमुख को रिपोर्ट दी और सलाह दी कि शार्क को रोकने के लिए नदी का पानी रोककर बैरिकेड बंद कर दिए जाएं। लेकिन पुलिस प्रमुख को यह सब कहानियों जैसा लगा और उसने यकीन नहीं किया। उल्टा उसने कुछ पुलिस कर्मियों को पानी में जाकर जांच करने का आदेश दे दिया। सोफिया और मीका ने इसे बहुत खतरनाक बताया, मगर पुलिसकर्मी बड़े आत्मविश्वास से उतरे और कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मजबूरन सोफिया को भी बोट में चढ़कर साथ जाना पड़ा, जबकि मीका चिंतित नजर आई और चुपचाप वहां से निकल गई। सीन नदी का किनारा बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि यहाँ से पेरिस के 70% मशहूर स्थलों को देखा जा सकता है, मगर उस वक्त किसी का ध्यान इन नजारों पर नहीं था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सचमुच यहाँ शार्क है? सिग्नल ट्रैकर की मदद से शार्क का ठिकाना जल्दी ही मिल गया। 3 पुलिसकर्मी पूरी तैयारी के साथ नदी में कूद पड़े, लेकिन नदी का पानी समुद्र जैसा साफ नहीं था। नीचे सिर्फ कुछ मीटर तक ही दिखाई देता था। शुरू में उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यहाँ शार्क होगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक बेहद ताकतवर उपस्थिति महसूस की। इधर किनारे पर खड़ी मीका बेचैन हो रही थी। उसे डर था कि पुलिसकर्मी शार्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने चोरी छिपे अपने संगठन को फोन लगाया और कहा कि वे हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके सिग्नल ट्रैकर को काट दें ताकि शार्क की लोकेशन छुपाई जा सके। उसी वक्त सोफिया ने देखा कि उसके कंप्यूटर पर सिग्नल अचानक गायब हो गया। सोफिया ने तुरंत पुलिस को इशारा किया कि नीचे मौजूद गोताखोरों को सतर्क करे। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिसकर्मी सुरक्षित वापस नाव पर लौट आए। हालांकि किसी ने शार्क को सीधा नहीं देखा, लेकिन सोनार सिस्टम ने एक विशालकाय जीव की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। किनारे पर लौटने के बाद सोफिया को हैरानी हुई, क्योंकि ट्रैकिंग सिग्नल अपने आप गायब होना संभव नहीं था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी मीका पर पड़ी और उसे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। वह तुरंत समुद्री संरक्षण संगठन के दफ्तर पहुंची और मीका से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। मीका ने समझाया कि उसने सिर्फ शार्क की सुरक्षा के लिए ऐसा किया और अब वह और लोगों को भी इस मुहिम में शामिल करना चाहती है।
सोफिया यह सुनकर दंग रह गई। समुद्री जीवों की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन यह शार्क तो पूरे पेरिस के लिए खतरा है। उधर पुलिस कप्तान ने अपने अफसरों को रिपोर्ट दी कि नदी में सचमुच शार्क मौजूद है। उसने सलाह दी कि सोफिया की बात मानकर तुरंत कदम उठाए जाएं और खतरे को खत्म किया जाए। लेकिन पुलिस प्रमुख परेशान हो गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ स्विमिंग इवेंट होने वाला था। दुनिया भर से पत्रकार और खिलाड़ी आने वाले थे। ऐसे में पूरे नदी क्षेत्र को बंद करना संभव नहीं था। साथ ही उसके पास भी इतना बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं था। अब सिर्फ मेयर से बात करना ही एकमात्र रास्ता था। अगली सुबह पुलिस प्रमुख सोफिया को लेकर मेयर से मिलने गया, लेकिन मेयर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ होने वाली प्रतियोगिता पर था, जिस पर 17 अरब का खर्च किया गया था और जो पेरिस की इज्जत और पहचान थी। मेयर बोला, अगर अभी कोई गड़बड़ी हुई तो मेरी कुर्सी ही चली जाएगी। सोफिया ने चेतावनी दी, अगर आपकी बात न मानी और खेल जारी रहा तो यह प्रतियोगिता कत्लेआम में बदल सकती है। मगर मेयर ने सख्ती से जवाब दिया, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। अगर खेल में कुछ होता है तो यह तुम्हारी रिवर पुलिस की नाकामी मानी जाएगी। सोफिया और पुलिस प्रमुख समझ गए कि मेयर से कुछ उम्मीद करना बेकार है और गुस्से में बाहर निकल गए। उसी समय वह लड़की जिसने पहले सिग्नल बंद कर दिया था उनके पास पहुंची। उसने बताया कि उसने फिर से ट्रैकिंग सिग्नल चालू कर दिया है और अब शार्क पेरिस के अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर में दाखिल हो चुकी है। और सबसे डराने वाली बात, मीका ने उस जगह का पता लगा लिया है और आज रात ही दर्जनों फैंस को लेकर वहां पहुंचने वाली है, ताकि शार्क को वापस समुद्र की ओर ले जाया जा सके। उस लड़की को डर था कि यह बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ग्रे ब्लू शार्क पहले ही कई लोगों की जान ले चुकी है। इसीलिए वह घबराकर मदद मांगने आई। उसी रात मीका सचमुच अपने समर्थकों के साथ पेरिस के अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर पहुंच गई। उसने योजना बनाई थी कि सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करके शार्क को समुद्र की ओर मोड़ा जाए। लोग उसकी हिम्मत और जज्बे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे कितना बड़ा खतरा आने वाला है। इसी बीच सोफिया और पुलिस भी रास्ते में थे। वे लंबी लंबी भूमिगत सुरंगों से होते हुए उस जगह पहुंचे जिसे पेरिस का मशहूर मौत का साम्राज्य कहा जाता है। अब मीका और उसके समर्थक जिस जगह थे वह एक गोलाकार कुएं जैसा गहरा स्थान था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक सुरंग थी। और अब अगर गहरे पानी में जरा सी हलचल भी होती तो अंदर फंसे लोगों के लिए थोड़े समय में जान बचाना लगभग असंभव था। जब सोफिया और पुलिस वहां पहुंचे तो देखा कि मीका पहले ही गोता लगाकर पानी में उतर चुकी थी। सोफिया ने घबराकर उसे आवाज दी कि वह तुरंत वापस आए, क्योंकि शार्क किसी भी समय हमला कर सकती थी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पानी की सतह पर अचानक पंख दिखाई दिए। वह भी एक नहीं बल्कि 2 शार्क, एक बड़ी और एक छोटी, यानी ग्रे ब्लू शार्क ने बच्चे को जन्म दिया था। यह जानकर मीका का खतरा और भी बढ़ गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मीका ने किसी की बात नहीं मानी। वह और भी आगे बढ़कर शार्क के बच्चे के सिर पर हाथ फेरने लगी और बोली, यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। यह नजारा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। सच में शार्क ने उस पर हमला नहीं किया था। तभी एक पुलिसकर्मी पानी में कूदकर मीका को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, मगर मीका जिद में थी और ऊपर आने से मना कर देती है। अगले ही पल अचानक हालात बेकाबू हो जाते हैं। नीचे की जगह गीली और बेहद संकरी थी। कई लोग संतुलन खोकर पानी में गिर पड़े। अब पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। पानी का रंग कुछ ही पलों में खून से लाल हो गया और छोटी सी जगह एक कसाई खाने जैसी दिखने लगी। पुलिसकर्मियों ने जान बचाने के लिए बंदूकें निकाली और शार्क पर गोलियां चलाईं, लेकिन कमजोर गोलियां उस पर असर नहीं कर पाईं। अब सबके लिए वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता वही संकरी सुरंग रह गया। हर कोई बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भगदड़ और पैरों तले रौंदे जाने से और भी लोग मारे गए। सोफिया यह सब देखकर अंदर तक टूट गई। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और लाचारी थी। इस हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हो गई और पेरिस के अस्पताल घायल लोगों से भर गए। यह त्रासदी टल सकती थी, लेकिन इंसान अक्सर प्रकृति की ताकत को कम आंकता है। बाद में पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और वहीं एक नया रहस्य सामने आया। एक शार्क का बच्चा मर चुका था। सोफिया उसे शोध के लिए ले गई और तभी असली सच्चाई सामने आई। असल में ग्रे ब्लू शार्क के शरीर में परिवर्तन हुआ था। इसी वजह से वह मीठे पानी में भी जीवित रह सकी और गलती से सीन नदी में आ गई। लेकिन जब शार्क का पेट काटकर देखा गया तो उसमें दर्जनों छोटे छोटे अंडे थे। यह असामान्य था, क्योंकि शार्क के बच्चे खुद कैसे गर्भवती हो सकते हैं। सोफिया ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, यह शार्क अब विकसित हो चुकी है और अलैंगिक प्रजनन की क्षमता हासिल कर चुकी है। यही वजह थी कि वह इतनी तेजी से बढ़ रही थी। दरअसल यह पूरी तरह से एक म्यूटेंट शार्क थी। इसके अलावा शार्क का उस गहरे कुएं में जाना इस बात का संकेत था कि वह वहीं अपने बच्चों को जन्म देना चाहती थी। यानी अब यह जगह सीन नदी के नीचे उसका पुराना घोंसला बन चुका था। अगर अब इस विशाल शार्क को तुरंत नष्ट नहीं किया गया तो वह लगातार बच्चे देती रहेगी और पूरी पेरिस में फैल जाएगी। फिर पुलिस प्रमुख सोफिया को लेकर दोबारा मेयर से मिलने गया और चेतावनी दी, अगर अब भी प्रतियोगिता जारी रखी गई तो इसका नतीजा बेहद भयानक होगा। लेकिन मेयर ने उनकी बात को फिर से नजरअंदाज कर दिया। उसने गुस्से में पुलिस प्रमुख और सोफिया को दफ्तर से बाहर निकाल दिया और यह आदेश दिया कि शहर में अफवाहें न फैले, ताकि जनता में दहशत न फैले। टीवी चैनल पर मेयर ने खुलकर घोषणा की कि शहर में किसी शार्क का होना सरासर झूठ है। कुछ दिन पहले हुए 12 लोगों की मौत का भी शार्क से कोई लेना देना नहीं है। अब पूरे देश को आने वाली ट्रायथलॉन प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही सबका असली ध्यान केंद्रित करने वाला विषय है। इस समय प्रतियोगिता में सिर्फ एक दिन बाकी था। ऐसे में नदी पुलिस भी मजबूर होकर हार मानने ही वाली थी। तभी सोफिया ने सबसे बहादुर अफसर से गुपचुप मुलाकात की और उसे समझाया कि अगर शार्क को यूं ही छोड़ दिया गया तो कल का मुकाबला एक भयानक त्रासदी बन सकता है। काफी सोच विचार के बाद अफसर ने सोफिया की बात मान ली। फिर पूरी नदी पुलिस ने बैठक कर तय किया कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस खतरनाक शार्क को खत्म करेंगे। सोफिया की सलाह पर उनकी योजना कुछ ऐसी बनी।
पहली टीम पहले वाले रास्ते से गहरे कुएं तक पहुंचेगी, फिर 30 मीटर नीचे डुबकी लगाकर लगभग 20 मीटर लंबी सुरंग से होकर एक बंद भूमिगत गुफा में पहुंचेगी। वहीं वे बम लगाएंगे और फिर सोनार से शार्क को बुलाएंगे। जैसे ही शार्क अंदर रुकेगी, बम फोड़कर गुफा ढा देंगे। इससे दोनों निकास बंद हो जाएंगे और शार्क फंसकर मर जाएगी। उसी वक्त पुलिसकर्मी 80 मीटर लंबी दूसरी सुरंग से बाहर निकलकर सीन नदी में पहुंचेंगे, जहां दूसरी टीम नाव से उनका इंतजार करेगी। यह योजना बेहद सटीक थी, इसलिए दूसरे ही दिन अमल शुरू हुआ। उसी दिन पेरिस में 2024 की विश्व ट्रायथलॉन चैंपियनशिप भी आयोजित होनी थी, इसलिए उन्हें प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मिशन पूरा करना ही था। पहली टीम की अगुवाई सोफिया कर रही थी। चारों लोग कुएं में उतरे और 30 मीटर नीचे जाकर 20 मीटर लंबी सुरंग से तैरते हुए गुफा तक पहुंचे। बम लगाना आसानी से हो गया, लेकिन जब शार्क को आकर्षित करने की बारी आई तो हालात बिगड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने मशाल जलाकर रोशनी बढ़ाई, पर रोशनी में न सिर्फ एक बल्कि सैकड़ों शार्क के बच्चे दिखाई दिए। सिर्फ एक दिन में ग्रे शार्क ने इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए थे और उनकी बढ़ने की रफ्तार भी सामान्य से कहीं ज्यादा थी। ये देखकर सब घबरा गए और जल्दी से सोनार छोड़कर भागने लगे। तभी कुछ शार्क ने हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड में एक पुलिसकर्मी को चीर-फाड़ डाला। उनका रिमोट डिवाइस अभी चालू भी नहीं हुआ था कि दूसरा अफसर जान की परवाह किए बिना तैर कर गया, डिवाइस चालू किया और उसी पल शार्क ने उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब बम का टाइमर चालू हो चुका था। सोफिया ने आखिरी साथी का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर भागी। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, पीछे जबरदस्त धमाका हुआ। इसी दौरान पेरिस में 2044 की विश्व ट्रायथलॉन चैंपियनशिप शुरू हो चुकी थी। हजारों नागरिक सीन नदी के किनारे इकट्ठा होकर उत्सव मना रहे थे। दुनिया भर से पत्रकार और खिलाड़ी वहां मौजूद थे। पूरा माहौल बेहद भव्य लग रहा था। भीड़ के बीच मेयर मंच पर पहुंचा और इस आयोजन से उसकी राजनीति की चमक और भी बढ़ने वाली थी। मेयर के उस जोशीले भाषण के बाद उन्होंने प्रतियोगिता की शुरुआत की और गोली चलाई। तभी सैकड़ों खिलाड़ी नदी में कूद पड़े। उनका उत्साह आसमान छू रहा था, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। उधर 1 किलोमीटर दूर सीन नदी पर दूसरी टीम ने सफलतापूर्वक सोफिया और उस पुलिसकर्मी को बचा लिया। सबको लगा कि मिशन पूरा हो चुका है, मगर सोफिया दोबारा नदी के अंदर गोता लगाता है। वह उसी रास्ते से वापस जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रास्ता पूरी तरह ढह गया है या नहीं। जब उसने देखा कि चट्टानों का ढेर हर छेद को बंद कर चुका है, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल ग्रे ब्लू शार्क अचानक बाहर निकल आई। साफ था कि ढाव की मोटाई बहुत कम थी। वह खतरनाक मछली वहां से निकलने में कामयाब हो गई थी। सोफिया का मन पूरी तरह टूट चुका था, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। शार्क उसके चारों ओर एक चक्कर काटती है और फिर सीधा सीन नदी की ओर निकल जाती है। सोफिया को एहसास होता है कि बाहर लोग खतरे में हैं। वह तुरंत सतह पर आकर दूसरी टीम की नाव की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी डरावना दृश्य घटित होता है। शार्क मानो जानबूझकर सोफिया से खेल रही थी। पहले उसे उम्मीद दी और फिर उसे तोड़ डाला। सौभाग्य से सोफिया और पुलिसकर्मी जिंग युआन किसी तरह जीवित बच निकले और नाव पर चढ़ गए। अजीब बात यह रही कि शार्क ने अब उन्हें निशाना नहीं बनाया, बल्कि प्रतियोगिता की ओर तैर गई। कुछ ही मिनटों बाद उत्साह और शोरगुल से भरी प्रतियोगिता में अफरा तफरी मच गई। अचानक एक खिलाड़ी गहरे धमाके के साथ गायब हो गया। फिर चारों तरफ से चीखें सुनाई देने लगीं। जब तक जज और लोग समझ पाए कि यह शार्क का हमला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डरावना दृश्य सबको हिलाकर रख देता है। वहां मौजूद हजारों लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। जश्न का माहौल खून खराबे में बदल गया। इतने भयानक कत्लेआम को देखकर मेयर का होश उड़ गया। अब सेना के जवान सक्रिय हो गए। वे बेहद प्रशिक्षित और शांत थे। उन्होंने शार्क पर भारी गोलियां बरसाईं, मगर ग्रे ब्लू शार्क की ताकत कल्पना से भी परे थी। जब सोफिया के बम उसे मार नहीं पाए, तो इन गोलियों का उस पर क्या असर होता। लगता था जैसे शार्क की बुद्धि भी विकसित हो चुकी है। वह सीधा नदी की तह में रखे द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने बमों की तरफ तैर गई। पुलिस पहले उन्हें साफ नहीं कर पाई थी, इसलिए वहां अब भी बड़ी संख्या में गोले पड़े थे। शार्क की तेज तैराकी ने उन बमों को हिला दिया, जिससे वे ऊपर उठकर वापस नदी की सतह पर जोर से गिरे। इन्हीं में से एक बम सक्रिय हो गया और तुरंत ही भयंकर विस्फोटों की चेन रिएक्शन शुरू हो गई। जोरदार धमाकों से नदी में इतना बड़ा ज्वार उठा कि सब कुछ तबाह हो गया। लहरों के इस कहर के बीच जिंग युआन ने सोफिया को कसकर पकड़ लिया। मेयर अपनी आंखों के सामने खुद को नदी की लहरों में डूबते देख रहा था। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, लेकिन सोफिया और जिंग युआन किसी तरह जिंदा बच निकले। मगर अब उनके सामने जो हालात थे, वह बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाले लग रहे थे। कड़ी मेहनत के बाद जो जगह वे चढ़कर पहुंचे, वो असल में एक इमारत की छत थी। कांपती आवाज में जिंग युआन ने पूछा, क्या ये सब खत्म हो गया? लेकिन सोफिया सामने की ओर देखते हुए खामोश हो गई। तभी पानी की सतह पर एक पंख उभर आया और उसके बाद सतह पर और भी कई पंख दिखने लगे। इनमें से एक बेहद विशाल था। साफ था कि शुरुआत वाला ग्रे ग्रीन शार्क मरा नहीं था। नजर दौड़ाई तो दिखा कि पूरा पेरिस नदी के पानी से डूब चुका है, मानो सारे बांध और सिस्टम पूरी तरह ठप हो चुके हों। कहानी के अंत में ग्रे ग्रीन शार्क ने न केवल पेरिस पर कब्जा कर लिया, बल्कि पूरे यूरोप पर भी, और समुद्र की धाराओं के साथ वह आगे बढ़ता चला गया। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर